हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है चंपावत जिला। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आपने डिस्ट्रिक्ट सीरीज से संबंधित हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उन्हें जरूर देखें और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें। चंपावत, यदि हम चंपावत के गठन की बात करते हैं तो चंपावत का गठन 15 सितंबर 1997 होता है। इसी समय बागेश्वर का गठन होता है। ये दो जिले इसी समय गठन किया जाता है। 15 सितंबर 1997 बागेश्वर का भी गठन किया जाता है। 15 सितंबर 1997 में चंपावत का भी गठन किया जाता है। और ये चंपावत है, चंपावत की स्थापना चंद्रवंश के शासक सोमचंद द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? सोमचंद द्वारा की जाती है। तो याद रखना आप लोगों को सोमचंद के बारे में। सोमचंद, तो आपको याद रखना, चा से याद रखना चंपावत और चा से याद रखना चंद्रवंश। दोनों की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? सोमचंद द्वारा की जाती है। जो सोमचंद होते हैं ना, ये वर्तमान प्रयागराज, जिसे हम बोलते हैं प्रयागराज, प्राचीन समय में इलाहाबाद बोला जाता था। इलाहाबाद का एक स्थान है झूसी। ये झूसी नामक स्थान से उत्तराखंड की यात्रा पाते हैं। उत्तराखंड की यात्रा पे आते हैं और उसी समय उत्तराखंड में कत्तूरी का शासन चलता है। कत्तूरी शासक होता है ब्रह्मदेव। उस समय कत्तूरी शासक कौन होता है? ब्रह्मदेव होता है। और ब्रह्मदेव से इनकी मुलाकात होती है, क्योंकि आप लोगों से पूछ लिया कत्तूरी जो शासक है उसका अंतिम शासक कौन है, तो कत्तूरी वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव होता है। और ब्रह्मदेव से इनकी मुलाकात होती है और ब्रह्मदेव इनसे मिलकर बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। और इसीलिए वे क्या करते हैं, सोमचंद का बड़ा अच्छा व्यवहार देखकर वे अपनी पुत्री, इनका नाम होता है चंपा। ब्रह्मदेव की पुत्री का क्या नाम होता है? चंपा। चंपा का विवाह सोमचंद के साथ में कर देते हैं। चंपा का विवाह सोमचंद के साथ में कर दिया जाता है। और अपनी पत्नी के नाम पर चंपावती नदी के तट पर ये चंपावत की स्थापना करता है और इसे अपनी राजधानी बना लेता है। इसे अपनी क्या बनाता है? राजधानी बना लेता है। इसलिए कहा जाता है कि चंपावत की स्थापना सोमचंद ने की है। और इन सोमचंद के शासनकाल की बात करते हैं, जो चंपावत होता इसे 1000 ईस्वी से लेकर 1563 ईस्वी तक चंद्रवंश की राजधानी चंपावत बनी रहती है। तो याद रखना, 1000 ईस्वी से लेकर 1563 तक जो चंद्रवंश होते हैं, चंद्रवंश की एक ही राजधानी होती है चंपावत। फिर क्या होता है? 1563 ईस्वी में बालो कल्याण चंद चंपावत से राजधानी अल्मोड़ा स्थानांतरित कर देते हैं 1563 में। तो आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि चंद्रवंश का वह कौन सा शासक जो राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित करते हैं, तो 1563 में कौन करते हैं? बालो कल्याण चंद। कौन करते हैं? बालो कल्याण चंद। सोमचंद ने अपनी पत्नी के नाम पर राजधानी, उनकी पत्नी का नाम चंपा था और उन्होंने राजधानी क्या बनाई? चंपावत को बनाया। किसे बनाया? चंपावत को अपनी राजधानी बनाया। सोमचंद ने चंपावत में राजबुग्गा का किले का क्या करा? निर्माण। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछा जाता है पीसीएस लोअर पीसीएस एग्जाम्स में, बहुत क्वेश्चन आता है बनकर कि राजबुग्गा किले का निर्माण किसने किया? राजबुग्गा किले का निर्माण किस शासक ने किया? तो आपका आंसर हो जाएगा सोमचंद। किसने किया है? सोमचंद ने किया है। 1872 ईस्वी को चंपावत को तहसील का दर्जा दिया था। आप लोगों से पूछा जाएगा कि चंपावत को तहसील का दर्जा कब दिया गया?
तो 1872 में, कब दिया गया? 1872 में चंपावत को तहसील का दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, चंपावत के कांदेव पर्वत, कांदेव या आप लोगों को कांतेश्वर पर्वत भी मिल सकता है। कांतेश्वर पर्वत पर भगवान विष्णु ने कूर्मा अवतार लिया था, इसलिए चंपावत का प्राचीन नाम कुमुह, प्राचीन नाम क्या है? कुमुह। चंपावत का प्राचीन नाम क्या है? कुमुह। और ये धीरे धीरे पहले कुमु बोलेगा और धीरे धीरे आधुनिकीकरण इसे कुमाऊं कहा जाने लगा। कुमु से क्या हो गया है बाद में? कुमाऊं हो गया। कुमु से ही क्या पड़ता है? इसका नाम कुमाऊं होता। नेक्स्ट आता चंपावत। ये चंपावत दो नदियों के संगम पर बसा हुआ, पहला है चंपावती नदी और दूसरा है गड़की गाड़ नदी के संगम पर बसा हुआ। आप लोगों से पूछा जाएगा चंपावत किन दो नदियों के संगम पर बसा हुआ, तो आपका आंसर हो जाएगा चंपावत नदी व गड़की गाड़ नदी पर ये बसा हुआ है, इनके संगम पर। फिर देखते हैं भौगोलिक स्थिति। यदि हम भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं तो चंपावत जिले का क्षेत्रफल वो 1766 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। और यह यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से बात होती है तो चंपावत सबसे छोटा जिला। और यदि हम चंपावत की बात करते हैं तो चंपावत के उत्तर में यहाँ पे अल्मोड़ा स्थित है, अल्मोड़ा, और इस ओर पिथौरागढ़ स्थित है। तो उसके उत्तर में याद रखना 2 जिले स्थित है। यदि आपसे पूछा जाए कि चंपावत के उत्तर में कौन स्थित है तो अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ ये उत्तर में स्थित है। यदि हम पश्चिम की बात करते हैं तो पश्चिम में नैनीताल स्थित है, तालों का ताल नैनीताल। पश्चिम में कौन स्थित है? नैनीताल है। और दक्षिण में यहाँ पर उधम सिंह नगर। और यदि हम पूर्व की बात करते हैं तो पूर्व में नेपाल स्थित है। पूर्व में कौन है इसके? नेपाल। तो याद रखना है यह अन्य देश के साथ भी सीमा साझा करता है, नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है। यदि पूछे जाए कि जो चंपावत है कितने जिलों के साथ में सीमा साझा करता है तो कितने जिलों से? 1, 2, 3 और 4 जिलों से ये उत्तराखंड के सीमा साझा करता है, और एक देश नेपाल जो पूर्व में स्थित है इससे सीमा साझा करता है। चंपावत की जो सीमाएं अन्य 4 जिलों से लगती हैं, जिसमें पिथौरागढ़ है, अल्मोड़ा है, नैनीताल है और उधम सिंह नगर है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आप मैप में देख सकते हो, ये भारत का मैप है। भारत में उत्तराखंड यहाँ पे स्थित है, और ये उत्तराखंड का मैप है। उत्तराखंड आयताकार है, ऐसा है आयताकार, और उत्तराखंड में जो चंपावत है यहाँ पे पड़ता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला उत्तराखंड का। ये आप देख सकते हो कि चंपावत का मैप है। चंपावत के पूर्व में यदि बात करते हैं तो नेपाल, यहाँ पे पिथौरागढ़ और यहाँ पे क्या है? अल्मोड़ा, दोनों ही उत्तर साइड में। और यदि पश्चिम की बात करते हैं तो नैनीताल और नीचे उधम सिंह, डाउन में दक्षिण में कौन है? उधम सिंह। और ये यह लदिया नदी, और यहाँ से चल रही है काली नदी। ये काली नदी आती है ऐसे करके, और काली नदी में लदिया नदी क्या हो जाती है? मिल जाती है। अब देखते हैं चंपावत का प्रशासनिक ढांचा। यदि हम प्रशासनिक ढांचे की बात करते हैं तो सबसे पहले था जनसंख्या। जनसंख्या इसकी 2,59,648 व्यक्ति इसमें रहते हैं। और यदि जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं, जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कितने व्यक्ति रहते हैं। यदि बात करते हैं तो 147 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर रहते हैं। फिर आता है लिंगानुपात। लिंगानुपात इसका 980। लिंगानुपात कितना है? 980। 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। तो 1000 पुरुषों के पीछे सिर्फ 980 स्त्रियां रहती हैं। कुल साक्षरता दर 79.83% इसकी कुल साक्षरता। और यदि पुरुष साक्षरता की हम बात करते हैं तो पुरुष साक्षरता यहाँ पे 91.6% इसकी पुरुष साक्षरता। फिर आता महिला साक्षरता। महिला साक्षरता 68.05% इसकी महिला साक्षरता। और यदि हम विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो इसमें 2 विधानसभा क्षेत्र। कितने विधानसभा क्षेत्र? 2 विधानसभा क्षेत्र। और विकासखंड यहाँ पे 4 है, और तहसील यहाँ पे 5 है, और नगर पालिका इसके अंदर कितनी है? 2। नेक्स्ट है प्रमुख पर्यटक स्थल। चंपावत जनपद के प्रमुख पर्यटक स्थल सबसे पहला है टनकपुर। सबसे पहला आता है टनकपुर। टनकपुर का प्राचीन नाम ग्राष्टीगंज। आप लोगों से पूछ ले जाएगा टनकपुर का प्राचीन नाम क्या है, तो क्या है? ग्राष्टीगंज है। और टनकपुर में ब्रह्मदेव मंडी
थी प्राचीन समय में, जो टनकपुर है यहाँ पे ब्रह्मदेव मंडी थी, यह बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी, जिसका निर्माण कत्तूरी शासकों ने किया था। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा ब्रह्मदेव मंडी कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना टनकपुर में स्थित है। यदि आप पूछ लिया ब्रह्मदेव मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो कत्तूरी शासकों ने किया था। लेकिन 1880 में 1880 में शारदा नदी बाढ़ आ जाती है। एक बार फिर से 1880 में क्या होता है, शारदा नदी में बाढ़ आती है, जिसके कारण जो ब्रह्मदेव मंडी होती है ये नष्ट हो जाती है। अब ये वर्तमान में नष्ट हो चुकी है। टनकपुर में पूर्णागिरी मंदिर का प्रवेश द्वार है, यानी कि जो टनकपुर है पूर्णागिरी मंदिर का प्रवेश द्वार कहलाता है। यदि पूछिए पूर्णागिरी मंदिर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, ये टनकपुर को कहते हैं। टनकपुर को बसाने का श्रेय, टनकपुर को बसाने का श्रेय लाई टनक हो जाता है। एक अंग्रेज था, इन्हें न टनकपुर बसाया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के साइंटिस्ट, मिसाइल मैन जिन्हें कहा जाता है, बहुत अच्छे राष्ट्रपति, सबसे अच्छे बल। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिक संस्थान स्थित है टनकपुर में ही। क्या, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिक संस्थान स्थित है। नेक्स्ट पर्यटक स्थल का लोहा घाट। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा लोहा घाट किस नदी के तट पर स्थित है, तो जो लोहा घाट है ये लोहावती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट पुराणों में जो लोहा घाट है इसे लोहा गल कहा गया है। क्या कहेगा, लोहा गल कहा गया है पुराणों में लोहा घाट को। और लोहा घाट में ही प्रसिद्ध बाणासुर का किला स्थित है। आप लोगों से पूछा जाएगा बाणासुर का किला कहाँ पर स्थित है, तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा चंपावत। यदि चंपावत नहीं मिला तो आपको क्या मिलेगा, लोहा घाट। क्या मिलेगा, लोहा घाट। लोहा घाट में मानेश्वर मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण निर्भय चंद्र, चंद्रवंश के शासक निर्भय चंद्र ने किया था। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि मानेश्वर मंदिर का निर्माण किस चंद्र शासक ने किया था, तो आपको यहाँ से याद रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। मानेश्वर मंदिर का निर्माण किस चंद्र शासक ने किया था, तो निर्भय चंद्र। किसने किया था, निर्भय चंद्र ने किया था। फिर नेक्स्ट पर्यटक स्थल बनबसा। बनबसा नेपाल की सीमा पर स्थित है। पहला पॉइंट तो ये याद रखना कि नेपाल की सीमा पर स्थित है, क्योंकि नेपाली सटा हुआ है। चंपावत बनबसा में शारदा नदी पर बनबसा बैराज स्थित है। बनबसा बैराज कहाँ पे स्थित है, शारदा नदी पर स्थित है। और शारदा नदी कहाँ, बनबसा में। अच्छी तरीके से आप फैक्ट याद रखने। फिर आता आप लोग का चंपावत के प्रमुख मंदिर। सबसे पहला मंदिर आता है पूर्णागिरी देवी मंदिर। ये पूर्णागिरी देवी मंदिर है, ये अन्नापूर्ण पहाड़ी पर स्थित है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों से यही फैक्ट पूछा जाएगा कि पूर्णागिरी मंदिर कहाँ पर स्थित है। पूर्णागिरी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, ये अन्नापूर्णा पहाड़ी पर स्थित है। और चैत्र माह में नवरात्रि को पूर्णागिरी मेला लगता है। पूर्णागिरी मेला पूर्णागिरी देवी मंदिर में लगता है। नेक्स्ट आता मायावती आश्रम। सबसे पहले यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है कि मायावती आश्रम किससे संबंधित है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही बनता है, मायावती आश्रम किससे संबंधित है। तो मायावती आश्रम स्वामी विवेकानंद से क्या है, संबंधित है। और ये जो रामकृष्ण मिशन है उसकी एक शाखा है। जो माया देवी मंदिर है ये स्वामी विवेकानंद से संबंधित है, और जो रामकृष्ण मिशन है ना उसकी एक शाखा है। इतना आपको याद रखना। और माया देवी जो आश्रम है ये लोहाघाट से लगभग 8 किलोमीटर दूर, कितना किलोमीटर दूर, 8 किलोमीटर दूर स्थित है। और मायावती आश्रम की स्थापना, यदि आपसे पूछा मायावती आश्रम की स्थापना कब हुई है, ये होती है 19 मार्च 1899 में। 19 मार्च 1899 में माया देवी मंदिर की क्या होती है, स्थापना की जाती है। और मायावती आश्रम के प्रथम प्रमुख स्वामी स्वरूपानंद बने थे। स्वामी स्वरूपानंद बने थे। कुछ अन्य प्रमुख मंदिर ये भी पूछे जाते हैं। हिंगाल देवी मंदिर ये चंपावत में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, चंपावत में स्थित है। फिर आता है वाराही देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है, चंपावत में स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, इससे तो आप लोगों का क्वेश्चन बना ही बना। ये जो वाराही देवी मंदिर है चंपावत के देवी धुरा में स्थित है। और देवी धुरा जो मेला है वो वाराही देवी मंदिर में ही आयोजित किया जाता है। तो आप लोगों से पूछा जाएगा जो देवी धुरा मेला है कहाँ पर, किस मंदिर में आयोजित किया जाता है, तो वाराही देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है। फिर आता घटोत्कच, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है,
घटोत्कच मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये चंपावत में स्थित है। तिरता बालेश्वर मंदिर ये चंपावत में स्थित है। रीठा साहिब गुरुद्वारा ये कहाँ पर स्थित है? चंपावत में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी आप लोगों से पूछा जाएगा। रीठा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? ये चंपावत में स्थित है। और इसका निर्माण हुआ था, ये पूछ लेना आगे। रीठा साहिब गुरुद्वारे का निर्माण कब हुआ था? तो आपको बताना 1960 में। इसका निर्माण कब हुआ था? 1960 में। इसका निर्माण कब हुआ था? 1960 में। चला था खेती खान सूर्य मंदिर चंपावत में स्थित है। आप लोगों से पूछ रहे कौन सा सूर्य मंदिर चंपावत में स्थित है? तो आपको याद रखना खेती खान सूर्य मंदिर चंपावत में स्थित है। और इस मंदिर में दीप महोत्सव मनाया जाता है। दीप महोत्सव मनाया जाता है। आप लोगों से पूछा जाएगा कि किस मंदिर में दीप महोत्सव मनाया जाता है? तो दीप महोत्सव किस मंदिर में मनाया जाता है? खेती खान सूर्य मंदिर में दीप महोत्सव मनाया जाता है। दीप महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? चंपावत में मनाया जाता है। और खेती खान सूर्य मंदिर में मनाया जाता है। फिर था पंचेश्वर महादेव मंदिर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। पंचेश्वर महादेव मंदिर ये चंपावत में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? चंपावत में। और ये काली सरयू नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ पे भगवान शिव की पूजा की जाती है। एक बार फिर से पंचेश्वर महादेव मंदिर पूछा जाएगा किन नदियों के तट पर स्थित है? तो काली प्लस सरयू नदी के तट पर यह स्थित है और यहाँ भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रमुख मेले। सबसे पहला मेला था पूर्णागिरि मेला। यह मेला चंपावत के टनकपुर में लगता है। वहाँ पे लगता है चंपावत के टनकपुर में ये मेला आयोजित किया जाता है। किस मंदिर में? पूर्णागिरि मंदिर में। फिर आता है देवी धुरा मेला या बगवाल मेला, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। उत्तराखंड के वनडे एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। तो देवी धुरा मेला या बगवाल मेला, इसे बगवाल मेला भी कहा जाता है। यह मेला माँ वराही देवी मंदिर में लगता है। मैंने अभी आपको लास्ट में बताया कि वराही देवी मंदिर में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। और कभी यह क्या था? श्रावण मास में, यानी कि श्रावण के महीने में यह आयोजित किया जाता है। और इस बगवाल में दो गुटों में, यानी कि जो दो गुट होते हैं, दो गुट में लोग बढ़ जाते हैं और एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कौन सा ऐसा मेला है जिसमें दो गुटों में बढ़ जाते हैं, लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं? तो बगवाल मेला या देवी धुरा मेला। फिर आता लाड़ी धुरा मेला। यह मेला चंपावत के पद्मा देवी मंदिर में लगाया जाता है। एक बार फिर से, यह मेला चंपावत के पद्मा देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण मंदिर ये भी पूछ रहे जाते हैं कभी कभी एग्जाम्स में। आप लोगों को पूछे जाएगा बानेश्वर मेला कहाँ पर लगता है? तो ये चंपावत में लगता है। और ये लगता है मायावती आश्रम के पास। आश्रम के पास में कहाँ लगता है? मायावती आश्रम के पास में आयोजित किया जाता है। फिर आता है झूला देवी मेला, ये चंपावत में लगता है। झूला देवी मेला कहाँ लगता है? चंपावत में। फिर आता है कढ़ाई देवी मेला। जो कढ़ाई देवी मेला ये लगता है लोहाघाट में। कहाँ लगता है? लोहाघाट में, चंपावत के लोहाघाट में। ये आप लोग याद कर लो कि जो कढ़ाई है वो कहाँ की बनी हुई? लोहे की बनी हुई। तो कढ़ाई देवी मेला कहाँ लगता है? लोहाघाट में। ऐसे रिलेट करके पढ़ लेना आप लोग। फिर आता है गोरा अठवाली जो त्योहार है इस चंपावत में आयोजित किया जाता है। और ये राजी जनजाति का प्रमुख त्योहार है। राजी जनजाति का प्रमुख त्योहार। आप लोगों से पूछ ले जाएगा राजी जनजाति का प्रमुख त्योहार क्या है? तो गोरा अठवाली ये चंपावत में लगता है और ये राजी जनजाति का प्रमुख त्योहार है। नेक्स्ट देखते हैं हम चंपावत जनपद का नदी तंत्र। यदि नदी तंत्र की बात करते हैं, सबसे पहला था लधिया नदी। ये लधिया नदी है, ये काली नदी की सहायक नदी है। और ये चंपावत के चूका नामक स्थान पर, आप लोगों से पूछ रहे जाएगा कि जो लधिया नदी है ये काली नदी में कहाँ मिलती है? तो चंपावत के चूका नामक स्थान पर काली नदी में मिल जाती है। किस स्थान पर? चूका नामक स्थान पर। नेक्स्ट आता है लोहावती नदी। जो लोहावती नदी है ये काली नदी की सहायक नदी है। इसकी काली नदी की सहायक नदी है। और
यह 3 धाराओं से मिलकर बनी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आप लोगों से पूछा जाएगा चंपावत की वह कौन सी नदी है जो 3 धाराओं से मिलकर बनी है। कितनी धाराओं से? 3 धाराओं से ये मिलकर बनी हुई है। नेक्स्ट आता है काली नदी। काली नदी पिथौरागढ़ से होते हुए चंपावत में प्रवेश करती है। पहले पिथौरागढ़ में लगती है, पिथौरागढ़ से चंपावत में प्रवेश करती है। और चंपावत के बनबसा बैराज, चंपावत के बनबसा बैराज से 2 धाराओं में बढ़ जाती है। कितनी धाराओं में बढ़ती है? 2 धाराओं में। यहाँ से शारदा नहर निकलती है, तो शारदा नहर वो बनबसा से ही चलती है, बनबसा बैराज से। और ये शारदा नहर उधम सिंह नगर होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। शारदा नहर उधम सिंह नगर होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर निकल जाती है। जबकि महाकाली नदी नेपाल की ओर निकल जाती है। महाकाली नदी या काली नदी किस ओर निकल जाती है? नेपाल की ओर निकल जाती है। तो 2 धाराओं में बढ़ती है, शारदा नहर में और महाकाली नदी में। फिर आते हैं प्रमुख ताल, चंपावत जनपद के प्रमुख ताल श्याम ताल, इसमें श्याम ताल। इस ताल के किनारे स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आप लोगों से ये पूछा जाएगा स्वामी विवेकानंद आश्रम इस ताल के किनारे स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा श्याम ताल। स्वामी विवेकानंद आश्रम किस ताल के किनारे स्थित है? तो ये कहाँ पे है? श्याम ताल। और इसी किनारे झूला देवी मेला लगता, जो झूला मेला वो सही किनारे लगता। नेक्स्ट आता है झिलमिल ताल। यह ताल टनकपुर से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित है। नेक्स्ट लासपा धुरा दर्रा, जो लासपा धुरा दर्रा है चंपावत में स्थित है और यह चंपावत को पिथौरागढ़ से जोड़ता है। चंपावत को पिथौरागढ़ से जोड़ता है। आप लोगों से पूछा जाएगा कि जो लासपा धुरा दर्रा ये किन 2 जिलों को जोड़ता है? चंपावत और पिथौरागढ़। नेक्स्ट आता प्रमुख व्यक्ति में कालू सिंह मेहरा। कालू सिंह मेहरा मैंने हिस्ट्री में आपको बहुत डिटेल से पढ़ा। ये उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी है। यदि आपसे पूछा जाए उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन है तो कालू मेहरा। और इनकी जन्म की बात करते हैं तो 1831 में इनका जन्म चंपावत के बिसुम गांव में। चंपावत के बिसुम गांव में इनका जन्म हुआ था। बिसुम गांव में ये इतनी मान्यता थी, लोग बाग इन्हें बहुत ज्यादा मानते थे और बहुत अच्छी खासी इनकी पावर थी। उस समय क्या होता है? 1857 की क्रांति होती है। 1857 क्या होती है? क्रांति होती है। और अवध का जो नवाब होता वाजिद अली, उस समय होता वाजिद अली। तो अवध के नवाब इन्हें पत्र लिखते हैं कि यदि तुम 1857 क्रांति में हमारा साथ दोगे, अंग्रेजों का साथ ना देकर यदि आपने हमारा साथ दिया तो जो पहाड़ी क्षेत्र होगा ना, यदि हमने 1857 क्रांति जीती तो जो पहाड़ी क्षेत्र होगा वो तुम्हारा, और जो मैदानी एरिया होगा उस पर हमारा अधिकार हो जाएगा। और जो तुम इसके बदले में जितना तुम पैसा चाहोगे, जितने हथियार जो तुम्हें चाहोगा वो मैं देने के लिए क्या हूँ? तैयार हूँ। तो ये बात कालू मेहरा के दिमाग में बैठ जाती है। तो ये सबसे पहला 1857 क्रांति में उत्तराखंड की ओर से कूद जाते हैं। ठीक है। और इनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता है, जिसमें मैंने हिस्ट्री वीडियो में डिटेल से पढ़ा, तो आप मेरा वीडियो जाकर देख सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कालू मेहरा को उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहा जाता है। कालू मेहरा ने कुमाऊं में एक संगठन चलाते हैं। ये क्या करते हैं? एक संगठन का निर्माण करते हैं जिसका नाम होता है क्रांतिवीर। ये भी क्वेश्चन कई बार बन चुका कि उत्तराखंड में क्रांतिवीर नामक संगठन किसने चला? तो किसने चला? ये चला कालू मेहरा ने। किसने चला भाई? कालू मेहरा ने। नेक्स्ट प्रमुख व्यक्ति है हर्षदेव ओली, और इनका जो जन्म है वह 4 मार्च 1890 को गोसानी गांव चंपावत में होता है। और हर्षदेव ओली को काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम से बहुत बनता है, जो प्री एग्जाम्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। काली कुमाऊं का शेर किसे कहा जाता है? तो काली कुमाऊं का शेर हर्षदेव ओली को कहा जाता है। आपको 2 ऑप्शन में देखने को मिलेगा, एक हर्षदेव जोशी है और एक हर्षदेव ओली है। तो आपको अच्छी तरीके से याद रखना, हर्षदेव ओली को काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है। काली कुमाऊं का शेर। अंग्रेजों ने हर्षदेव ओली को उत्तराखंड का मुसोलिन कहा है। क्या कहा है? मुसोलिन कहा है। ये भी आपको अच्छी तरीके से फैक्ट याद रखना।
1919 में ये अंग्रेजी अखबार इंडिपेंडेंट के संपादक बनते हैं। आप लोगों से पूछा जाएगा कि हर्षदेव ओली अंग्रेजी अखबार इंडिपेंडेंट के संपादक कब बनते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 1919 में ये संपादक भी बनते हैं और उप संपादक भी बनते हैं। और 1929 में लाहौर अधिवेशन में भाग लेते हैं उत्तराखंड की तरफ से। तो आप लोगों से पूछने जा रहा कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो ये किया आप लोग का हर्षदेव ओली ने। एक बार फिर से 1929 के लाहौर अधिवेशन में ये क्या करते हैं, कुमाऊं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये फैक्ट में अच्छी तरीके से याद रखना। फिर 1930 में जंगलात कानून का विरोध करते हैं और सिवनी अवज्ञा आंदोलन चलाते हैं। सिवनी अवज्ञा आंदोलन। तो आप लोगों से याद रखना कि 1930 में जो हरदेव ओली होते हैं ये जंगलात कानून का विरोध करते हैं और उस विरोध में ये सिवनी अवज्ञा आंदोलन भी चलाते हैं, सिवनी अवज्ञा आंदोलन में भाग लेते हैं। फिर 1940 में इनकी मृत्यु हो जाती है। यदि आपसे पूछा जाए निधन कब हुआ, तो इनका निधन 1940 में हो जाता है। नेक्स्ट आता अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। थोड़ी सी टाइप मिस्टेक है उसके लिखिएगा। सबसे पहला था पंचेश्वर बांध परियोजना। जो पंचेश्वर बांध परियोजना ये काली नदी के पर बनी हुई है। काली नदी या कह सकते हैं शारदा नदी पर ये बनी हुई है और ये इसकी जो क्षमता वो लगभग 5,600 मेगावाट की परियोजना। ये जब बढ़कर पूर्ण हो जाएगी तो ये भारत की सबसे बड़ी, एक बार फिर से, पंचेश्वर बांध परियोजना काली नदी पर बनी हुई है और जो इसकी क्षमता वो 5,600 मेगावाट की क्षमता है, इसकी पावर की क्षमता। और जब ये बनकर पूर्ण हो जाएगी, अभी ये बनकर पूर्ण नहीं हुई है, जब ये बनकर पूर्ण हो जाएगी तो ये एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना होगी। एशिया की और भारत की ये सबसे बड़ी परियोजना होगी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ये परियोजना कहलाती है। और ये भारत तथा नेपाल की संयुक्त परियोजना, ये भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना। आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना कौन सी है, तो आपको आंसर याद रखना पंचेश्वर बांध परियोजना। नेक्स्ट टनकपुर बांध परियोजना, ये शारदा नदी पर स्थित है। टनकपुर परियोजना किस पर, शारदा नदी पर स्थित है। फिर आता बनबसा, जो बनबसा है ये शारदा नदी पर स्थित है। बनबसा किस पर, शारदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं एडी देवता चंपावत के हर घर में पूजा जाता है। आप लोगों से पूछा जाएगा कि जो चंपावत है उसके हर घर में कौन सा देवता पूजा जाता है, तो आपको याद रखना एडी देवता। नेक्स्ट रानी का चबूतरा चंपावत में स्थित है। आप लोगों से पूछा जाएगा कि रानी का चबूतरा वो कहाँ पे स्थित है, तो यहाँ चंपावत में। नेक्स्ट आता बालेश्वर मंदिर, जो बालेश्वर मंदिर है और जो उसका परिसर है, उसके परिसर में आसपास में छोटे छोटे मंदिर है जिनमें चंपा देवी मंदिर है और रत्नेश्वर मंदिर है। और ये दोनों मंदिर ही गुजरात व राजस्थानी शैली से प्रभावित है। इससे राजस्थानी और गुजराती शैली से प्रभावित है। नेक्स्ट आता बालेश्वर मंदिर को 1952 में, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी एग्जाम्स में बना क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। बालेश्वर मंदिर को 1952 में राष्ट्रीय धरोहर स्मारक में घोषित किया जाता है। आप लोगों से पूछा जाएगा बालेश्वर मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर स्मारक कब घोषित किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 1952। एक बार फिर से बालेश्वर मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर स्मारक में कब शामिल किया गया, तो 1952 में। नेक्स्ट शारदा नहर का निर्माण, आप लोगों से पूछा जाएगा कि शारदा नहर का निर्माण कब हुआ, तो काली नदी पर होता है 1928 में। कब होता है, 1928 में। नेक्स्ट आता बाणासुर किला चंपावत में स्थित है और इसका स्थानीय नाम मार्को। बाणासुर किले का स्थानीय नाम क्या है,
मारकोट। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आता है चंपावत में बहने वाली कौन सी नदी 3 धाराओं से मिलकर बनी है। आप लोगों से क्वेश्चन क्या है कि चंपावत की बात कौन सी नदी हो जो 3 धाराओं से मिलकर बनी है, तो ये कौन सी नदी है? यह आप लोगों की लोहावती नदी। कौन सी नदी है? लोहावती नदी, जो 3 धाराओं से मिलकर बनी हुई है। नेक्स्ट, रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने चंपावत में कब की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1901 में। कब की जाती है? 1901 में। टनकपुर बांध परियोजना, टनकपुर बांध परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? टनकपुर बांध परियोजना किस नदी पर? यह काली नदी पर, शारदा नदी पर बनी हुई है। शारदा नहर का निर्माण कब हुआ? आपसे पूछा जा रहा है शारदा नहर का निर्माण कब किया गया? तो उसका आंसर हो जाएगा 1928 में। शारदा नहर का जो निर्माण है 1928 में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रानी का चबूतरा कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा में है, मसूरी में है, चमोली में है या बागेश्वर में? इसका आंसर हो जाएगा बागेश्वर में। रानी का चबूतरा कहाँ पे है? बागेश्वर में। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस योजना को रन ऑफ रिवर योजना के नाम से जाना जाता है? तो पंचेश्वर बांध परियोजना को, टनकपुर बांध परियोजना को, या बनबसा बैराज परियोजना को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा टनकपुर बांध परियोजना को रन ऑफ द रिवर योजना के नाम से जाना जाता है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सी भारत व नेपाल की संयुक्त परियोजना? पंचेश्वर बांध परियोजना, बनबसा बैराज परियोजना या टिहरी बांध परियोजना? तो आपका आंसर हो जाएगा पंचेश्वर बांध परियोजना। पंचेश्वर बांध परियोजना या भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चंपावत के हर घर में पूजे जाने वाला देवता है जिसकी पूजा हर घर में होती चंपावत में। कौन है वो? गोलू देवता, एडी देवता, मासू देवता या भोरा देवता? इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा एडी देवता। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किया था? तो किसने किया था? ये किया था हर्षदेव ओली ने। काली कुमाऊं का शेर करते हैं सर। हर्षदेव ओली ने कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किया था। किसे उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहा जाता है? तो 1857 की क्रांति में सबसे पहले उत्तराखंड की ओर से कौन कूदे थे? जो कूदे थे कालू मेहरा। तो इसका हो जाएगा ए आंसर, कालू मेहरा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाजपत दुरा दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 जिलों के मध्य स्थित है? किन 2 जिलों को जोड़ता है? बागेश्वर पिथौरागढ़ को, चंपावत चमोली को, चंपावत पिथौरागढ़ को या चंपावत नैनीताल को? ये जोड़ता है चंपावत और पिथौरागढ़ को। तो लाजपत दुरा दर्रा चंपावत को पिथौरागढ़ से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारदा नहर चंपावत के किस स्थान से निकलती है? तो कहाँ से निकलती है? चंपावत के बनबसा से निकलती है। कहाँ से निकलती है? चंपावत के बनबसा से। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सोमचंद की मुलाकात, जब सोमचंद उत्तराखंड की यात्रा पर आते हो तो उनकी मुलाकात किस कत्यूरी शासक की होती है? तो उनकी मुलाकात होती है कत्यूरी शासक उस समय होते हैं ब्रह्मदेव। कत्यूरी वंश के अंतिम शासक ब्रह्मदेव से उनकी मुलाकात होती है और ब्रह्मदेव अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद के साथ में कर देते हैं। किस चंद शासक ने अपनी राजधानी चंपावत में स्थापित की? तो चंपावत की स्थापना किसने की थी? सोमचंद ने की थी और अपनी पत्नी के नाम पर, चंपा के नाम पर राजधानी चंपावत को बनाया था। तो किसने बनाया था? ये सोमचंद ने। तो ए इज द राइट आंसर। 16वीं शताब्दी में किस चंद शासक ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित की? यानी कौन ऐसा चंद शासक है जो चंपावत से अल्मोड़ा राजधानी को स्थानांतरित करता? ये कौन करता? ये करता बालो कल्याण चंद 1563 में। कब करता है? 1563 में। इसलिए कहेगा 16वीं शताब्दी में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपावत जनपद का गठन कब किया जाता है? तो ये होता है 15 सितंबर। कब किया जाता है?
15 सितंबर 1997। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एबट पर्वत शिखर किस जनपद में स्थित है? तो किस जनपद में हुआ? कि चंपावत में स्थित। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, चंपावत की स्थापना किस जन शासक ने की है? चंपावत की स्थापना किसने की है? सोमचंद्र। बी इज द राइट आंसर। लधिया नदी व काली नदी, लधिया नदी और काली नदी का संगम कहां पर होता है? तो लधिया नदी और काली नदी का संगम होता है चूका। कहां पर होता है? चूका नामक स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टनकपुर को बसाने का श्रेय किस अंग्रेज शासक को जाता है? किसे जाता है? किसने बसाया? तो किसने बसाया था? टॉल्क ने बसाता है। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, टॉल्क ने बसाता है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी स्थान को लोहा गल के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लोहा घाट को। किसे जाना जाता है? लोहा घाट को। नेक्स्ट देखते हैं, राजबुग्गा किले का निर्माण किस चंद शासक ने किया? तो राजबुग्गा किले का निर्माण किसने किया था? ये किया था सोमचंद्र ने। किसने किया था? सोमचंद्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्तूरी कालीन ब्रह्मदेव मंडी किस स्थल पर है? ये पूछा जा रहा है स्थल कौन सा? तो ब्रह्मदेव मंदिर कहाँ थी? ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी प्राचीन समय में। तो ये टनकपुर में। कहाँ पर थी? टनकपुर में। और 1880 में बाढ़ आती है शारदा नहर में, जिस कारण ये मंडी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायावती आश्रम का संबंध किससे है? तो मायावती आश्रम का संबंध किससे बताया था मैंने आप लोग को? तो ये हो जाएगा स्वामी विवेकानंद से। किस? स्वामी विवेकानंद से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटुक नामक स्थल किस जनपद में स्थित है? तो किस जनपद में? इसका ए हो जाएगा, ये चंपावत में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? चंपावत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ताल के निकट स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है? तो किस ताल के निकट है? श्याम ताल के, झिलमिल ताल के, द्रोणा ताल के या गिरी ताल के? तो यह श्याम ताल के। कौन से ताल के? श्याम ताल के पास में स्थित है। नेक्स्ट, रीठा साहिब गुरुद्वारा कौन सी नदी के तट पर स्थित है? लोहावती नदी के, लधिया नदी के, सरयू नदी के या चंपावत नदी के? तो यह लधिया नदी के। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम मायावती आश्रम से जुड़कर प्रबुद्ध भारत हेतु कार्य किया? तो किसने किया? ये किए थे हर्षदेव ओली ने। तो इसका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट था, शारदा नदी पर बाढ़ कब आई जिससे ब्रह्मदेव मंडी बह गई थी? तो कब आई थी बाढ़? ये मैंने आपको भी बताया था, ये आई थी 1880 में। कब आती है शारदा नदी में बाढ़? 1880 में। निम्न में से कौन सा मेला पाषाण युद्ध से संबंधित है? तो कौन सा मेला? ये हो जाएगा देवी धुरा मेला। देवी धुरा मेला या बगवाल मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली नदी व सरयू नदी का संगम कहाँ पर होता है? काली नदी व सरयू नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो ये होता है पंचेश्वर में। कहाँ पर होता है? पंचेश्वर में। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बालेश्वर मंदिर को कब राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित किया जाता? तो ये कब किया जाता? ये किया जाता 1952 में। राष्ट्रीय धरोहर स्मारक बालेश्वर मंदिर को 1952 में घोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का मुसोलिन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हर्षदेव ओली को। किसे कहा जाता है? हर्षदेव ओली को। सी इज द राइट आंसर, हर्षदेव ओली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपावत जिले की स्थापना कब की गई? तो ये रिपीट होगा क्वेश्चन आप लोगों का। कब की जाती है? 15 सितंबर 1997 में चंपावत जिले की स्थापना की जाती है। निम्न में से कौन सा मंदिर काली व सरयू नदी के संगम पर स्थित है? ये कौन सा मंदिर है? ये मंदिर है पंचेश्वर महादेव मंदिर। पंचेश्वर महादेव मंदिर काली और सरयू नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली कुमाऊं का शेर किसे कहा जाता है? काली कुमाऊं का शेर हर्षदेव ओली को कहा जाता है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीठा साहिब गुरुद्वारे का निर्माण कब किया गया? तो रीठा साहिब गुरुद्वारे का निर्माण कब किया जाता है? ये किया जाता 1960 में। तो सी इज द राइट आंसर। स्कंद पुराण के मानस खंड में कौन से पर्वत का विवरण है जिसे भगवान विष्णु ने कूर्मा अवतार लिया था?
यानी कि भगवान विष्णु ने किस पर्वत पर कूर्म अवतार लिया था? तो किस पर लिया था? ये लिया था कांदेव पर्वत या कांतेश्वर पर्वत। तो इसका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, कांतेश्वर पर्वत। चंपावत जनपद में कितनी विधानसभा सीटें हैं? चंपावत जनपद में टोटल 2 विधानसभा सीटें हैं। तो बी इज द राइट आंसर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन है? तो यह है चंपावत। क्षेत्रफल कितना? 1766, 1766 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेती खान का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये कौन सा? ये चंपावत में स्थित है। खेती खान सूर्य मंदिर, आप लोगों से पूछ ले जाएगा खेती खान सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो चंपावत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हथिया नोला कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा चंपावत। ये कहाँ पर स्थित है? चंपावत में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, बगवाल मेले या देवी धुरा मेले का आयोजन निम्न में से किस मंदिर में किया जाता है? तो देवी धुरा मेला किस मंदिर में लगता है? तो ये लगता है माँ वराही देवी मंदिर में लगता है। माँ वराही देवी मंदिर के अंदर ये आयोजित किया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर। अद्वैत आश्रम मायावती आश्रम की स्थापना, या तो आप लोगों को मिल जाएगा अद्वैत आश्रम या मिल जाएगा मायावती आश्रम। थोड़ा सा ब्रैकेट में टाइपिंग मिस्टेक के कारण आपको ऐसा लग रहा है। अद्वैत आश्रम या मायावती आश्रम की स्थापना कब की जाती है? तो की जाती है 1899 में। कब की जाती है? 1899 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सूर्य मंदिर, ये पूछ जा रहा कौन सा सूर्य मंदिर चंपावत जनपद में स्थित है? तो कौन सा सूर्य मंदिर है? यह खेती खान का सूर्य मंदिर, खेती खान सूर्य मंदिर चंपावत में स्थित है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत कालीन बाणासुर का किला किस जनपद में स्थित है? तो बाणासुर का किला कहाँ पे है? ये चंपावत में स्थित, चंपावत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माँ वराही देवी मंदिर, माँ वराही देवी मंदिर स्थित है बनबसा में, टनकपुर में, लोहाघाट में या रानीखेत में? तो ये कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा टनकपुर में। कहाँ पे स्थित है? टनकपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपावत राज्य के कितने जनपदों से सीमा बनाता है? तो कितने जनपदों से सीमा बनाता है राज्य के? ये 4 जनपदों से सीमा बनाता है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालेश्वर ध्यान मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो ये कराया था चंद शासकों ने। किसने करवाया था बालेश्वर मंदिर का निर्माण? चंद शासकों ने। नेक्स्ट है, लाड़ी धुरा मेला किस जनपद में आयोजित किया जाता है? तो लाड़ी धुरा मेला कहाँ लगता है? ये लगता है चंपावत। कहाँ पे लगता है? चंपावत में। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।